नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। ये अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर्स हैं भाई। अब आप सब्जेक्ट वाइज ही प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज है, रीजन एंड फीचर है। ये अपना बहुत बढ़िया फीचर है। अपना डाउट की फोटो खींच के भेजो, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो जी, करें अपनी क्लास शुरू। क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे नए हैं एक बार बता दूं मैं, शाम को अपनी क्लास शुरू होती है 4 to 6 PM। एक 2 बैचेस लेता हूँ मैं अनअकैडमी पे। एक का टाइमिंग है 8 to 9:15। ये वाले टाइमिंग पे मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब चैप्टर वाला जो बैच होता है ना, वो ये वाला है। इसका नया बैच आएगा 28 जैन को। पहले वो 26 जैन को प्लान था, लेकिन अब वो 28 को हो गया। कुछ वो रिपब्लिक डे की छुट्टी के कारण कुछ इश्यूज थे, अब वो 28 को कर दिया गया जी। इस टाइमिंग पे कभी वो कैब बैच आता है, कभी प्रैक्टिस बैच आता है। 2 टाइप के बैचेज इस टाइमिंग पे चलेंगे। वो कैब बैच खत्म होने के बाद अभी प्रैक्टिस बैच आना था, वो भी 26 को था, वो भी 28 को हो गया। ये दोनों ही बैच अब आपके 28 को चालू होंगे। ठीक है जी। तो जो भी आपने किसी अपने फ्रेंड को रिकमेंड किया हो, उसको एक बार बता दीजिएगा, कहीं 26 को क्लास ना हो फिर वो परेशान हो। 28 को वैसे फ्राइडे पड़ेगा, जनरली मेरा थर्सडे फ्राइडे ऑफ रहता है, लेकिन इस बार वेंसडे थर्सडे ऑफ कर लूंगा मैं इस वीक का ना। और अपना बैच चालू करेंगे इस बार 28 को। आ जाओ जी। कोई स्ट्रेटजी बता दो, वो कैब कैसे स्टार्ट करूं। जिस भी बच्चे को इस प्रकार का कोई भी डाउट है, वो कैब कैसे करूं, ग्रामर कैसे करूं, आरसी कैसे करूं, है ना। सर 2 सब्जेक्ट मतलब 3-4 सब्जेक्ट इकट्ठे चला रहा हूँ, नोट्स नहीं बन पा रहे, टाइम नहीं मिल पा रहा, क्या करूं। सर कुछ दिन बाद डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ, क्या करूं, मोटिवेशन कैसे बनाए रखूं। मेरा कोई भी थ्योरी वाला बैच चलाना, उसकी 5th क्लास देखना। पूरा 1.5 घंटा लगा के थ्योरी बनाता हूँ। पूरा 1.5 घंटा मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि यार पढ़ते कैसे हैं, ग्रामर ऐसे पढ़ते हैं, वोकैब ऐसे पढ़ते हैं, आरसी ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ से ये रीडिंग के सोर्स हैं, ये किताबें हैं प्रैक्टिस करने की, कब प्रैक्टिस शुरू करना है। 1 घंटे और 30 मिनट तक लगातार मैं यही सारी बातें बोलता हूँ। ठीक, तो उसको चला के देख लीजिएगा, आपकी कंपटीशन रिलेटेड, तैयारी रिलेटेड सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। समस्याएं तो क्या समाप्त होंगी, सलाह मैं दे दूंगा, उनको अप्लाई करोगे तो फिर समाप्त भी हो जाएंगी। ये ऊपर लिंक पिन कर रखा है मैंने, इसमें मेरे जो ऑनगोइंग बैचेज है उसमें थ्योरी वाला बैच जो है उस पर क्लिक कर लेना। ऑनगोइंग बैचेज में थ्योरी वाला बैच आएगा, कंप्लीट इंग्लिश वाला जो बैच है, उसकी 5th क्लास आपको चलानी है। आ जाओ जी। होल बैग ऑफ ट्रिक्स, एवरी पॉसिबल क्लेवर टिक टैक्टिक दैट वन हैज अवेलेबल। जैसे मान लो कोई बंदा है, आपने उसको कहा कि यार ये वाला काम कर दे, ठीक, तो दूसरा कह रहा है नहीं यार ये नहीं कर पाएगा। अरे नहीं कर लेगा भाई, ही हैज होल बैग ऑफ ट्रिक्स। उसके पास दुनिया जहान के जुगाड़ हैं, उसके पास दुनिया जहान के ट्रिक्स हैं। जादूगर नहीं होता, कभी कबूतर निकाल के दिखाएगा, कभी रुमाल बना देगा, है ना, कभी कपड़े चेंज करके दिखा देगा। तो होल बैग ऑफ ट्रिक्स, बैग ऑफ का बेसिकली यहाँ पे मतलब है नंबर ऑफ ट्रिक्स। उसके पास दुनिया जहान की ट्रिक्स हैं, उसके पास दुनिया जहान की ट्रिक्स हैं। अब जैसे द लीगल टीम यूज देयर होल बैग ऑफ ट्रिक्स बट इन द एंड दे वर नॉट एबल टू प्रिवेंट अ गिल्टी वर्डिक्ट। वो जो लीगल टीम थी ना, उन्होंने पूरी होल बैग्स ऑफ ट्रिक्स यूज करी, कभी कुछ करा कभी कुछ करा। दुनिया जहान के उन्होंने ट्रिक्स लगाए, दुनिया जहान के उन्होंने ट्रिक्स लगाए, लेकिन लेकिन वो एक एक गिल्टी वर्डिक्ट जो है उसको रोक नहीं पाए। आई हैड टू यूज माई होल बैग ऑफ ट्रिक्स टू सॉल्व द केस। मुझे अपनी पूरी जान लगानी पड़ी, सारी चीजें लगानी पड़ी उस केस को सॉल्व करने के लिए। आरव किसको बोल रहा है बच्चे, किसको बोल रहा है जाली आदमी। किसको कह रहा है आरव, जल्दी बताओ जल्दी। अच्छा सर मैजिशियन को, हाँ थोड़ा लिख लिया करो कहीं मैं मुझे समझ लूँ। ठीक है, फिर मैं अपना होल बैग ऑफ ट्रिक्स का इस्तेमाल कर दूं। ठीक, आ जाइए। रफल समबडीज फेदर्स,
रफल समबडीज फेदर्स। देखिए पंख है मान लो, ठीक है, पक्षी के पंख हैं। अब मान लो पक्षी के पंख को ऐसे ऐसे जिस डायरेक्शन में उसके पंख है वैसे ही फैलाओगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे ऐसे पंख उसके खराब कर दो, फेदर्स उसके खराब कर दो, तो इरिटेट हो जाएगा वो। सेम बात इंसान के लिए, सेम बात इंसान के लिए, है ना। अगर तुम जैसी जैसी वो बातें सुनना चाह रहा है तब तो ठीक है, जैसा मतलब उसके पंख की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करो तो ठीक। अगर रफल कर दो, ऐसे उनको ऐसे ऐसे कर दो, डिसऑर्गेनाइज्ड बना दो, तो क्या हो जाएगा, तो वो इरिटेट हो जाएगा। अब ये डिबेट आप लोगों ने देखी होगी सबने, है ना। अब अखिलेश जी इनको ईमानदार ईमानदार कह के कटाक्ष कर रहे थे, ये बार बार कह रही थी टोपी गीली हो गई, टोपी गीली हो गई, है ना। तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, रफल कर रहे थे एक दूसरे को। पॉलिटिशियंस आर यूजुअली केयरफुल नॉट टू रफल द फेदर्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पॉलिटिशियंस होते हैं बेसिकली, वो थोड़ा ध्यान रखते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, बेसिकली उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग आते हैं उनके फेदर्स को रफल ना करें। हिज डायरेक्ट ऑफन अब्रेसिव अप्रोच विल डाउटलेस रफल अ फ्यू फेदर्स। उसकी जो डायरेक्ट और अब्रेसिव सी अप्रोच जो है ना, वो रफल करेगी बहुत सारे फेदर्स को, यानी बहुत लोगों को एंग्री कर देगी, बहुत लोगों को इरिटेट कर देगी। शार्प प्रैक्टिसेस, शार्प प्रैक्टिसेस इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट या बेयरली ऑनेस्ट डीलिंग्स। ऐसी चीजें, ऐसी लेन देन या ऐसी टैक्टिक्स, ऐसी चीजें, ऐसा कोई व्यापार जो डिसऑनेस्ट हो या फिर ना के बराबर ही ऑनेस्ट हो, या फिर ना के बराबर ही ऑनेस्ट हो। अब इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ से यूज हुआ है। प्रैक्टिसेस का मतलब होता है बेसिकली, जैसे होता है ना ये प्रैक्टिस है, भी इस ढंग से ये चीज करी जाती है। जैसे आपने सुना होगा पेपर के टाइम पे भी तो आते हैं ना, उसमें क्या लिखा होता है, करप्ट प्रैक्टिसेस, क्या लिखा होता है। अरे जो आपके एसएससी एग्जाम वगैरह के एडमिट कार्ड पे लिखा होता है कैसी प्रैक्टिसेस में ना इन्वॉल्व हो, क्या वर्ड यूज करते हैं यार वो एसएससी वाले, बताओ बताओ बताओ, क्लिक नहीं हो रहा भाई। यूएफ, अनफेयर प्रैक्टिसेस, वो वर्ड यूज करते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस। मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा कोई भी तरीका, प्रैक्टिसेस का मतलब है मींस, मीडियम, ऐसा कोई भी अनफेयर तरीका आप यूज ना करें, वरना आपका बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो शार्प का मतलब है जैसे तेज। अब अगर किसी आदमी को तुम तेज कह रहे हो, अब अगर किसी आदमी को तुम कह रहे हो तेज आदमी है भाई, तो ये जनरली ना नेगेटिव वर्ड यूज होता है। तो इसकी मतलब है बेसिकली चालाकी भरे तरीके, कुछ चालाकी भरे तरीके जो अपना फायदा करवाने के लिए यूज हो रहे हैं। द इंडस्ट्री ब्रॉट इन रूल्स टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम शार्प प्रैक्टिस। इंडस्ट्री ने बहुत सारे रूल्स नए लागू किए हैं ताकि कस्टमर को शार्प प्रैक्टिस से बचाया जा सके, यानी चालाकी भरे प्रैक्टिस से बचाया जा सके। द बिल्डिंग इंडस्ट्री ब्रॉट इन रूल्स टू प्रोटेक्ट कस्टमर फ्रॉम शार्प प्रैक्टिस। बिल्डिंग इंडस्ट्री ने बहुत सारे रूल्स लागू किए हैं ताकि कस्टमर्स को शार्प प्रैक्टिस से बचाया जा सके। नेक्स्ट पर जाइए। इट गोज विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग, इसका मतलब क्या है, भी ये चीज सत्य है तो कहने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अपन कहते हैं ना, ये बात तो ऑब्वियस है, इसको कहने की भी जरूरत नहीं। ये बात सत्य है, इट गोज मतलब ये लागू होगी, मतलब ये बात लागू होगी बिना कहे भी, ये तो ऑब्वियस बात है, इसको कहने की जरूरत क्या है, ये तो ऑब्वियस बात है, इसको कहने की जरूरत क्या है। अगर कोई कहे स्मोकिंग से आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, अरे ये तो ऑब्वियस बात है यार। इट गोज विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये बात बिना कहे सत्य है, मतलब इसको कहने तक की जरूरत नहीं है कि स्मोकिंग से आपके जो लंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू विल बी पेड एक्स्ट्रा फॉर द आरजी वर्क। भैया ऑब्वियस बात है, टेंशन ना ले, जो तुम एक्स्ट्रा काम करोगे उसके लिए तुम्हें अलग से पैसा दिया जाएगा। मान लो तुमने किसी को कहा कि यार काम कर दे, यार 2 घंटे एक्स्ट्रा रुक जाया करेगा ना तू, तो वो कह रहा है पैसे मिलेंगे, अरे ये तो ऑब्वियस बात है यार, पैसे तो मिलेंगे। इट गोज विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग दैट स्मोकिंग इज हार्मफुल टू योर हेल्थ। गो डाउन टू बिजनेस, गो डाउन टू बिजनेस, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। गो डाउन, गेट डाउन, ये सेकंड फॉर्म है उसकी, गॉट। गेट डाउन टू बिजनेस मतलब काम पे लगना, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस मतलब सीरियस काम पे लगना, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस मतलब सीरियस काम पे लगना। टू बिगिन डूइंग समथिंग विद सीरियसनेस और डिटर्मिनेशन एक्शन रिक्वायर्स बीइंग डूइंग व्हाट टू डू दैट नीड टू बी डन। जैसे मान लो आपस में बात करे जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, जो मेन काम है चलो वो वाला करते हैं। अब मेन काम क्या है हमारे इंडिया के अंदर, मुझे लगता है एजुकेशन पे काम होना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो अगर एजुकेशन सेक्टर मजबूत होगा तो बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। नाउ वी हैव ऑल इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्फ, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। अब हम सब ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस, आपस में इंट्रोडक्शन तो कर लिया है भी, हाँ तुम राजेश ये अच्छा ठीक है, चलो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस मतलब काम शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू आवर ऑफिस, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस शैल वी। लेडीज एंड जेंटलमैन आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस मतलब काम शुरू करते हैं, आ जाओ। गलत बात है, अब नहीं है जो भी बच्चा है,
एक बार तुम्हें बोल दिया मैंने वो वाली वीडियो देख लो, अब तुम कमेंट करते रहोगे पूरी क्लास में? मत कर बच्चे, ऐसे मत कर, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। एक बार तेरे को वीडियो देखने को बोल दिया, चुपचाप उस वीडियो को देख लो, ठीक है? पूरी क्लास का मत टाइम खराब कर ऐसे। स्पेशली पर्सनली तेरे को पूरा पूरा बताया, यहाँ पे क्लिक करना है, ऐसे जाना है, वो करना है, फिर भी बता। हाई हैंडेड, हाई हैंडेड, यूजिंग पावर और अथॉरिटी मोर फोर्सिबली देन इज नीडेड विदाउट थिंकिंग अबाउट द फीलिंग्स और विश। अपनी पावर या अथॉरिटी का इस्तेमाल करना, अपनी पावर या अथॉरिटी का इस्तेमाल करना उससे ज्यादा फोर्सफुली, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा फोर्सफुली उसका इस्तेमाल करना, बिना कोई दूसरों की फीलिंग्स या विश का ध्यान रखते हुए। अब जैसे तुमने सुना होगा ये हेल हिटलर ऐसे करके करते थे ना, है ना? हाई हैंडेड, ऐसे हाथ, ये नेता वेता क्या रखते हैं अपना, ऐसे हाथ ऊपर रखते हैं हमेशा। ये अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं, डिसीजन लेते समय दूसरों की कदर नहीं करते, दूसरों की फीलिंग्स को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते, कोई भी कैसा भी क्रूअल डिसीजन ले लेते हैं। ये सब तुमने नॉर्थ कोरिया वाले को देखा होगा, ऐसे ऐसे वाला हाथ होता है उसका, हिटलर का हमेशा ऐसे हाथ होता था। ये सारे हाई हैंडेड है, अपनी पावर्स का जरूरत से ज्यादा अपनी पावर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। The politicians in the film the politician in the film is arrogant and high-handed with his family, but in public as smooth as sunscreen moisture। ये जो पॉलिटिशियन जो है ये इस फिल्म में कैसा दिखाया गया, एरोगेंट और हाई हैंडेड दिखाया गया अपनी फैमिली के साथ, लेकिन पब्लिक में कैसा होता है, एकदम सनस्क्रीन जैसा। प्रिंस राज, जल्दी से बताओ तुम्हें ब्लॉक क्यों ना किया जाए, जल्दी बताओ। और कोई कमेंट नहीं करेगा, और कोई कमेंट नहीं करेगा। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आज प्रिंस राज का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। अगली बार ये हरकत मत करना, आज समझा दिया, अगली बार बोलूंगा नहीं मैं, ध्यान रखना। दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ सीक्रेसी एंड हाई हैंडेडनेस इन देयर डीलिंग्स। उनके ऊपर आरोप है सीक्रेसी का और हाई हैंडेडनेस का उनकी डीलिंग्स के अंदर। इन द ब्लूज, इन द ब्लूज, जैसे अपन बोलते हैं ना, उदास हो गया आदमी, है ना, उसका तो चेहरा नीला पड़ गया। बीमार होते हो या बहुत ज्यादा उदास होते हो तब अपन यूज नहीं करते, जब बीमार हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं तब उसका तो चेहरा नीला पड़ गया। तो बहुत ज्यादा बीमार, वैसे तो इसका मेनली यूज होता है किसके लिए, फीलिंग सैड के लिए, लेकिन फील ब्लू का जनरली अपन जो नॉर्मल अपन हिंदी में जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं अपन किसके लिए, बीमार होने के लिए, लेकिन अंग्रेज इसका यूज करते हैं उदास फील करने के लिए। आई डोंट नो व्हाट इट इज बट आई फाइंड आई ऑलवेज हैव द ब्लूज ऑन संडे। मुझे पता नहीं क्या कारण है, लेकिन हमेशा मैंने नोटिस किया कि मैं उदास हो जाता हूँ मंडे को। शी वेंट इन द ब्लूज आफ्टर द फेलियर इन द एग्जाम। वो इन द ब्लूज चलेगी, कहने का मतलब बड़ी उदास हो गई एग्जाम के बाद। लैच्ड टू, लैच क्या होता है, लैच नाउन देखा है, वो जो अपन गेट के अंदर ऐसे कुछ ऐसे कुंडा सा अड़ा देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड लैच। जो गेट बंद करने के लिए ऐसे कुंडी सी अड़ा देते हो ना आप, दैट इज कॉल्ड लैच। लैच ऑन टू समथिंग, इफ यू आर लैच्ड ऑन टू समथिंग, इसका मतलब है किसी चीज को यूज करना शुरू कर देना, किसी चीज को एंजॉय करने लग जाना। मतलब जरूरत से ज्यादा जब आप किसी चीज के एडिक्ट हो जाते हो, जरूरत से ज्यादा किसी चीज को यूज करने लग जाते हो, तो यू आर लैच्ड ऑन टू दैट थिंग। कोई भी चीज हो सकती है, डांस हो सकता है, मूवीज हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम लोग क्या है, दे आर लैच्ड ऑन टू देयर मोबाइल्स, they are latched onto their mobiles। many companies have latched onto the trend of their using consultants। बहुत सारी कंपनी जो है वो लैच ऑन हो गई है, मतलब आदी हो गई है, मतलब यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने कंसल्टेंट्स का। he latched onto music as a way to relax। वो लैच ऑन करता है मतलब यूज करता है, एंजॉय करता है म्यूजिक को रिलैक्स होने के लिए। इसमें देखिए जरा, मेक लाइट ऑफ, ट्रीट एज अनइम्पोर्टेंट। मेक लाइट ऑफ का मतलब होता है ट्रीट एज अनइम्पोर्टेंट। किसी चीज को अनइम्पोर्टेंट ट्रीट करना, या किसी चीज को बेसिकली थोड़ा ठंडा कर देना, किसी चीज को लाइट कर देना, या कह लो किसी चीज को ठंडा कर देना। देखिए जरा, जैसे मान लो दो बंदों की लड़ाई हुई, किसी चीज के ना इफेक्ट को कम कर देना, यू कैन से, इसका जो मेन जैसे यूज करते हैं ना, इसको थोड़ा सेंटेंस से देखो जरा समझ में आएगा। दे हैव बोथ हैड नी इंजरीज बट द टू फ्रेंड्स मेक लाइट ऑफ देयर वीकनेस। कहने का मतलब क्या है, उन दोनों की मतलब टकरा के ऐसे नी इंजरी आ गई, लेकिन उन दोनों ने मेक लाइट ऑफ देयर वीकनेस कर दिया। कहने का मतलब कि वो जो उनकी थोड़ी मोटी जो चोट वोट लगी है उसको नजरअंदाज कर दिया। द सेनेटर्स स्पोक पर्सन ट्राई टू मेक लाइट ऑफ द एलिगेशन बाय सेइंग सिमिलर एक्यूजेशन वर मेड ऑल द टाइम। वो जो सेनेटर का स्पोक पर्सन था उसने उस चीज को थोड़ा नीचे दबाने की कोशिश करी या निगलेक्ट करने की कोशिश करी, ये कहकर के इस प्रकार के आरोप तो लगते ही रहते हैं, ठीक है।
अब ये क्या करें, मान लो दो बंदों की लड़ाई हो गई, बात ही नहीं करूंगा, फिर ये हाथ वाथ मिलवा देते हैं, गले वाले मिलवा देते हैं, अगले दिन से बेवकूफ बात करने लग जाते हैं आपस में। तो मेक लाइट ऑफ का मतलब इनकी जो लड़ाई थी, हाथ वाथ मिलवा के आप क्या कर रहे हो कि उसको अनइंपॉर्टेंट ट्रीट करवा रहे हो, कि वो लड़ाई वड़ाई तो होती रहती है, अपन जब छोटे थे कहते भी नहीं थे लड़ाई लड़ाई माफ करो, आगे क्या होता था तुम्हें पता ही है। चल आगे आ जाओ। माउथ वाटरिंग, अब मुझे लगता है देखो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज जो मुंह के अंदर पानी ला दे, कहने का मतलब जिसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो, जिसकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो, जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी हो। वर्ल्ड्स मोस्ट माउथ वाटरिंग साइडर डोनट्स स्टिल कम फ्रॉम बार्लेट्स ऑर्चर्ड इन रिचमंड। ये बता रहा है कोई, ये जो साइडर है डोनट्स है, कोई खाने की चीज होती है बेसिकली। डोनट्स तो मुझे पता भी है, साइडर डोनट कौन सा होता है मुझे तो ना पता भैया। तो ये बार्लेट ऑर्चर्ड से आते हैं ये। ट्रेडिशनल स्वीट्स एंड स्नैक्स आर ऑफ द एसेंस व्हेन इट कम्स टू दिवाली एंड सेलिब्रेशंस आर सिंपली इनकम्प्लीट विदाउट माउथ वाटरिंग फूड। ट्रेडिशनल स्वीट और स्नैक जो होते हैं एसेंस होते हैं दिवाली का, और सेलिब्रेशन तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक माउथ वाटरिंग फूड ना हो, मतलब बड़ा ही टेस्टी फूड ना हो। ऑन अकाउंट ऑफ समथिंग, ऑन अकाउंट ऑफ समथिंग का मतलब होता है बिकॉज ऑफ समथिंग, इस चीज की वजह से, इस चीज की वजह से। ऑन अकाउंट ऑफ समथिंग का मतलब होता है इस चीज की वजह से। अब ये तो आपने खूब यूज देखा होगा यार, ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, ऑन अकाउंट ऑफ विंटर, ऑन अकाउंट ऑफ विंटर सीजन, ये तो खूब सुना होगा तुमने। ऑन अकाउंट ऑफ समथिंग मतलब बिकॉज ऑफ समथिंग, ऑन अकाउंट ऑफ समथिंग का मतलब होता है बिकॉज ऑफ समथिंग। द प्रेसिडेंट डिक्लाइन टू डिलीवर द स्पीच ऑन अकाउंट ऑफ सोर थ्रोट। प्रेसिडेंट ने मना कर दिया स्पीच देने से, स्पीच खुद देने से, ये किस वजह से, गला खराब होने की वजह से। वो जो न्यूली मैरिड कपल था, ही थॉट ऑन अकाउंट ऑफ देयर वॉकिंग सो क्लोज, द न्यूली मैरिड कपल ही थॉट ऑन अकाउंट ऑफ देयर वॉकिंग सो क्लोज टुगेदर। वो दो जो बंदे थे, कपल जो था, बड़ी पास पास चिपक चिपक के चल रहे थे, उसने सोचा कि शायद इनकी नई शादी हुई है, कोई जरूरी नहीं है, बल्कि उल्टा शादी वादी के बाद कोई चिपक के चलता। आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता, आउट ऑफ क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मोदी जी कांग्रेस ज्वाइन कर लें या राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर लें, हाँ जी, कैसा इसका सवाल पैदा होता है? आउट ऑफ क्वेश्चन। नहीं भैया ये नहीं हो सकता, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वी हैव संक too much money and time in this project, so starting again from scratch is out of question। हमने इस प्रोजेक्ट पर भैया खूब टाइम और पैसा लगा दिया, तो दोबारा शुरू से शुरू करना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये तो हो ही नहीं सकता। आई एम सॉरी बट हैविंग अ पार्टी हियर इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ क्वेश्चन। मैं माफी चाहूंगा लेकिन यहाँ पार्टी करना आउट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब हो ही नहीं सकता ये तो। पास द बक, पास द बक, एक वो गेम खेली ऐसे, तकिया जो होता है ऐसे एक दूसरे को पास करते रहते हैं, हाथ में तकिया होता है, म्यूजिक चलता रहता है, जैसे म्यूजिकल चेयर नहीं होती ऐसे घूमते कुर्सी बैठते हैं, ऐसे ऐसे तक, मतलब जैसे एकदम से ऐसे तकिया पास करना होता है दूसरे को, उस गेम का नाम होता है पास द बक। उस गेम का नाम होता है पास द बक बेसिकली। तो जैसे उसमें तकिया पास करते हैं, तकिया पास करते हैं, वैसे ही मान लो लोगों की अक्सर आदत होती है ना दूसरे के ऊपर इल्जाम डालना, गलती खुद से हुई है, बीच में कुछ ना कुछ इल्जाम डालना, शिफ्ट करना, रीअसाइन करना किसी ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, चीज के ऊपर। मान लो एक टीम का कोई प्रोजेक्ट खराब हो गया, वो कहेगा उसने बेकार किया, वो कहेगा उसने बेकार किया, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। Politician have two skills, making empty promises and then passing the buck when they fail to deliver to। क्या सेंटेंस है भैया, गजब। पॉलिटिशियंस के दो स्किल्स होते हैं, एक तो झूठे वादे करना, एक तो उसमें बढ़िया होना चाहिए, और दूसरा जब उन वादों को पूरा ना कर पाओ तो फिर दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना, है ना, पिछली पार्टी के ऊपर ब्लेम डाल देना, या उधर वाली पार्टी के ऊपर ब्लेम डाल देना, ऐसे ही चलता रहता है। मे बी इंस्टेड ऑफ पासिंग द बक, मे बी इंस्टेड ऑफ पासिंग द बक यू शुड हैव अ थिंक अबाउट, यू शुड हैव अ थॉट, या मतलब थिंक नहीं, यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, नाउन की तरह से यूज होना चाहिए था। यू शुड हैव अ थॉट अबाउट, थॉट कर लीजिएगा क्योंकि थॉट नाउन की तरह से काम कर सकता है। ये पासिंग द बक करने की बजाय तुम्हें विचार करना चाहिए था कि तुम्हें क्या करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। रैन राइट, रैन राइट मतलब जैसे होता ना पागल हो जाना, जैसे ही हैज गॉन मैड। गो का मतलब वहां पे जाना नहीं होता, गो का मतलब वहां पे जाना नहीं होता, गो का मतलब वहां पे हो जाना है। ऐसे रन का मतलब यहाँ पे भागना नहीं है, रन का मतलब हो जाना, बेसिकली दंगे की स्थिति तक आ जाना, यानी कंट्रोल से बाहर हो जाना, दंगे की स्थिति पर आ जाना यानी कंट्रोल से बाहर हो जाना। सर हमने आपका ग्रामर का टोटल क्रॉस कर लिया, बट ये जो एसएससी का सिलेबस है जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जम्बल्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एटसेट्रा, प्लीज रिप्लाई मी, ये सब कहाँ से करें बच्चे? पहली बात तो एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक ही होते हैं, ठीक है। वो जो मैं क्लास में आपको बताता था कि ये वाले की जगह काट के ये लगाना है, एरर में तो एबीसीडी खेलना होता है, वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए तो बताया था। और दूसरी बात कि जैसे ये
ईडीएम अभी क्लास चल रही है, वोकैब वाली क्लास आपको देखने को बोला था ना, अगर तुमने वाकई में मेरी सारी क्लास लगाई होती तो उसमें स्ट्रेटेजी वाली क्लास में बताया था ना कि ऐसे ऐसे यहाँ से देखने। वैभव डब्ल्यू से स्टार्ट, कौन सा बैच देखा बच्चे मेरा, क्या टाइमिंग था उसका, क्या स्टार्ट डेट था? और कोई कमेंट नहीं करेगा। वैभव कौन सा, ग्रामर मुझसे पढ़े होते तो ग्रामर की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। बैच का स्टार्ट डेट और टाइमिंग बताओ एक बार, बैच का स्टार्ट डेट और टाइमिंग बताओ एक बार, और कोई कमेंट नहीं करेगा। बैच का स्टार्टिंग की क्या डेट थी और उसका टाइमिंग क्या था? 24 नवंबर को खत्म हुआ था। अच्छा, क्या टाइमिंग पे चलती थी क्लास? क्लास उसकी क्या टाइमिंग पे चलती थी? रोज लगाया होगा तो पता होगा ना। शाम 4 बजे। शाबाश। शाम को 4 बजे अब किया मैंने टाइम, 1 महीना पहले। पहले 6:15 होती थी क्लास। अब ईमानदारी से चुपचाप जो 5वीं क्लास है ना स्ट्रेटेजी वाली, उसको देख लेना और पूरा बैच लगा लेना, और अगली बार ऐसे झूठ बोला तो देखना फिर काबू से बाहर हो जाना। कोई नहीं वैभव, आगे कोई बात नहीं कर रहा मैं, स्ट्रेटेजी वाली क्लास दोबारा देख ले भाई, 5वीं क्लास है उसको दोबारा देख ले। आइए जरा, काबू से बाहर हो जाना, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। चिल्ड्रन चिल्ड्रन रैन राइट एट द बर्थडे पार्टी एंड हैड टू बी टेकन होम। बच्चे जो थे वो पागल हो गए थे बर्थडे पार्टी में, बच्चे बर्थडे पार्टी पे पागल हो गए थे और उन्हें घर ले जाना पड़ा। माई इमेजिनेशन वॉज रनिंग राइट। मेरी इमेजिनेशन बिल्कुल काबू से बाहर हो रही थी। मेरी इमेजिनेशन काबू से बाहर हो रही थी, ये सोच सोच कर कि कैसे स्पेंड करूं वो पैसे कैसे स्पेंड करूं। होता था ना बचपन में, होता था ना बचपन में, जब कोई रिश्तेदार आकर 50 रुपए दे जाता था तो ऐसे लगता था, ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा रुपए आ गए, यहाँ पे इसका क्या किया जाए, इसमें तो बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। क्यों ना 5-5 रुपए के लगातार 10 दिन तक छोले समोसे खा लो। ये भी कर सकता हूँ, स्कूल के कैंटीन में पैटीज मिलती है, 5 रुपए की पैटीज भी खा सकता हूँ। क्यों ना 5 की पैटीज ले लूंगा, 5 की पेस्ट्री ले लूंगा और 5 की सतमुल्ला और वो ले लूंगा। कैसे सोच सोच का बावला हो जाता दिमाग, सारी रात वो 50 रुपए कैसे खर्च हो इसकी प्लानिंग चलती रहती। नेक्स्ट बाजी, शुक इन देयर शूज। पैरों तक मतलब जूतों में कपकपी चढ़ जाना, पैर कांपने लग जाना, जूतों में कपकपी चढ़ जाना, पैर कांपने लग जाना, बहुत ज्यादा नर्वस होना, बहुत ज्यादा डरा हुआ होना। ये तो तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी होगा। अभी जो तुम्हें अमन वशिष्ठ दिख रहा है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था बच्चे। स्कूल के अंदर मैं बहुत ज्यादा दब्बू बालक था। 5वीं या 6ठी क्लास की बात है, एक दिन मैडम ने ड्यूटी लगा दी थी कि आज की न्यूज तुम सुनाओगे। मतलब ऑप्शन ही नहीं दिया मैडम ने, कल मतलब कल न्यूज होगी उसमें तुम्हारी ड्यूटी है, तुम ही सुनाओगे। अब मैं भैया लिख के ले आया उस पर कागज पे, युवराज सिंह स्कॉट, इतनी तेज तेज मैंने पढ़ा। प्रिंसिपल सर आया करते थे प्रेयर में, दोबारा भेजिए, दोबारा बोल के आओ। फिर मैं दोबारा ही ऐसे बोला है तेज तेज तेज। प्रिंसिपल सर दोबारा बोले करके तो तू इस बार भी वही आया है, लेकिन टाइम ही खराब करेगा तू ना सुनाने का, चलो करके मैं भगा दिया। पढ़ने में ठीक था, ऐसी बात नहीं, पढ़ने में ठीक था, फर्स्ट प्राइज ले आता था मोस्टली, एक आधी बार सेकंड आया हुआ, पढ़ने में ठीक था। लेकिन वैसे बोल चाल में और इसमें बड़ा दब्बू था। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके अंदर ना इनसिक्योरिटी होती चीजों को लेके। मैं पंजाब गांव से आया था और बिल्कुल देसी हरियाणा से, मतलब बिल्कुल जो देहाती टच था वो वाला था। सिरसा शहर में सारे बड़े बड़े मतलब रईसों के बच्चे, थोड़ा सा मतलब वो वाला टच कह लो चाहे कुछ भी कह लो, उस चक्कर ना आदमी अंदर अंदर दबता रहता है, खुद ही दबता रहता है। उस वजह से ना आदमी मतलब अपने आप को डीमोटिवेट करता रहता है। लेकिन इसमें जो ट्रांजिशन मेरे अंदर आया, वो ट्रांजिशन मेनली आया कॉलेज में जाके, क्योंकि वो जो सारा दब्बूपना था ना, वो सारा का सारा एकदम से फूटा बाहर। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था, वो योगदान था एक ना सोसाइटी थी इलेक्ट्रॉनिका करके सोसाइटी थी। उसमें ना जैसे कॉलेज में सोसाइटियां बनती है ना, ऐसे सोसाइटी थी। तो मैं ना फर्स्ट ईयर में उसका मेंबर बन गया, ठीक है। और दूसरा मतलब मैं देखो, लोग रैगिंग को बुरा कहते होंगे, लोग शायद रैगिंग को बुरा कहते होंगे, सच बता रहा हूँ मेरे लिए रैगिंग बहुत अच्छी थी। इस टाइप के जो दब्बू बालक होते हैं ना, उनको मतलब उभारने के लिए या उनका झिझक खोलने के लिए रैगिंग, सच बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया थी। क्या हुआ, शुरुआत में मेरी रैगिंग हुई, 1-2 बार सीनियर से पंगे भी हुए। वो कहते बाजू फोल्ड करते हैं, मैं कहता नहीं करता, ये वो काफी बार बहस वहस भी हुई। तो उस चक्कर के अंदर ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद फिर मतलब एक बार किसी सीनियर ने अप्रिशिएट कर दिया, वाह यार बहुत बढ़िया, है ना। कुछ भी बात हो जाती है, जैसे मतलब वो क्या नाम अपना, मिर्ची खा के दिखाओ, या मतलब चलो मैच टेबल पे खड़े हो जाओ, एक काम कर चल पैंट उतार दे, चल मैच टेबल पे खड़ा हो, चल पैंट उतार दे, नारे लगा चल। तो
भैया जो वहां पे जितने खुले ना, जितना वहां पे वो जो सारा एक ऐसे ऐसे बंधा हुआ था ना बोरा सा, वो एकदम खुला भैया। और फिर उसके बाद फिर मतलब देयर वाज नो कमिंग बैक। उसके बाद से फिर पॉजिटिव ही होती गई सारी चीजें। तो अगर रैगिंग भी पॉजिटिव चीजों के लिए कराई जाए तो मुझे लगता है इट इज अ गुड थिंग। आई मे सीम कॉन्फिडेंट बट व्हेन आई एम लीडिंग अ ट्रेनिंग सेमिनार आई एम रियली शेकिंग इन माई शूज मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं शायद मुझे देख के लगता हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जब भी मैं लीड कर रहा होता हूँ एक ट्रेनिंग सेमिनार को, मैं सही में कांप रहा होता हूँ अपने जूतों में। मतलब मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ होता हूँ या बहुत ज्यादा नर्वस होता हूँ। दैट पुअर किड इज शेकिंग इन हिज शूज अप देयर ऑन स्टेज। वो जो बेचारा, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं है, बेचारा मतलब है यहाँ पे। वो जो बेचारा बच्चा था वो अपने जूतों में कांप रहा था, मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ था स्टेज पे। ऑल द बेटर, ऑल द बेटर। इसका मतलब होता है अगर ये चीज हो जाए तो बहुत बढ़िया। मान लो अच्छा उसने कहा भी फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं बात करूं, अब मेरे पास एक इंटरनेट है बीएसएनएल का और एक इंटरनेट है एयरटेल का, ठीक है। अब क्या है, लेकिन कनेक्शन वायर इसमें एक ही है। अब वो पता नहीं, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या था कि एक ऑप्टिकल वायर पे तो एक ही टाइप का सिग्नल आएगा, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा और पढ़ा तो एक ऑप्टिकल वायर पर 100 भी सिग्नल आ सकते हैं। तो अब उसने क्या कहा कि मैं, हालांकि वैसा कर नहीं पाया, लेकिन उसने कहा कि एक काम करता हूं, मैं एक ही राउटर में दोनों इंटरनेट की सेटिंग कर देता हूँ। भैया अगर एक चलना बंद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप ऑन हो जाएगा। मैं कहा वाह, इट विल बी ऑल द बेटर, इट विल बी ऑल द बेटर, ये तो और बढ़िया हो जाएगा भाई। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो इस बात को कहने के लिए यूज होता है इट विल बी ऑल द बेटर। बेटर, इट विल बी बेटर से भी समझ जाओगे कि और बढ़िया हो जाएगा। इट विल बी ऑल द बेटर का मतलब वही है, इट विल बी बेटर, ये और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। सर आई एम न्यू, प्लीज रेज माई हैंड पर कीजिएगा, मुझे सजेशन चाहिए। अच्छा, सुनंदा बच्चे नया बैच आएगा 28 जैन को, उसमें आइएगा, सारे सजेशन दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये पूछना है ये कैसे पढ़ें, वो कैसे पढ़ें, ग्रामर कैसे पढ़ें, स्टार्टिंग कहाँ से करें, वो कैब कैसे करें, मेरे कोई भी पुराने बैच, थ्योरी वाले बैच का 5th क्लास चला लीजिए, ठीक है। उसमें सब बताता हूँ मैं डिटेल में। हालांकि आपका जो नया बैच करोगे उसमें बताऊंगा, लेकिन तब तक इंतजार नहीं कर सकते तो 5th क्लास चला लो। आ जाइए। इट विल बी सो नाइस टू सी रूथ अगेन एंड इफ शी कैन ब्रिंग हर चिल्ड्रन अलोंग इट विल बी ऑल द बेटर। बहुत अच्छा होगा रूथ, मतलब रूथ को वापस देखना, या रूथ जब दोबारा आएगी तो बड़ा अच्छा होगा। और भी ज्यादा अच्छा होगा अगर वो बच्चों को साथ ले आए, ठीक है। अब जैसे जैसे मान लो तुम योगा करो तो अच्छी बात है, और योगा के साथ साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लो, रनिंग वनिंग भी कर लो तो और ज्यादा बढ़िया। या ऐसे कर लो, रनिंग तो तुम करते ही हो, फिजिकली तो तुम फिट हो ही, थोड़ी मेडिटेशन वगैरह भी कर लो, थोड़ा सा दिमाग की भी शांति आ जाएगी, तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। Oh, you can't come until Saturday afternoon. Well, all the better for me then. I will get to sleep in. I get to sleep in. अच्छा तुम सैटरडे आफ्टरनून तक वापस नहीं आ रहेगा, ओ फिर तो ठीक है, मेरे लिए तो और बढ़िया हो गया, सोने को मिल जाएगा। गो एप ओवर समथिंग, गो एप ओवर समथिंग। एप स्किन के लिए यूज करते हैं, एप स्किन के लिए यूज करते हैं। हाँ जी, एप किन के लिए यूज करते हैं, बंदरों के लिए। गो का भी मैंने मतलब कहा कि जाना नहीं, गो का मतलब हो जाना भी होता है। रन और गो का बहुत बार रन अमोक पागल हो जाना, ऐसे ही गो मैड सुना होगा आपने, पागल हो जाना। गो एप ओवर समथिंग, बंदरों को किस चीज के लिए जाना जाता है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल होने के लिए, वाइल्ड होने के लिए, एकदम से कुछ भी शरारतें करने के लिए। गो एप ओवर समथिंग का मतलब है किसी चीज को लेकर बिल्कुल बंदरों वाली हरकत लग जाना, यानी बिल्कुल पागल के जैसा हो जाना। माई पेरेंट्स वेंट टोटली एप ओवर द न्यूज दैट आई रेड द कार। मेरे जो पेरेंट्स हैं टोटली एप ओवर द न्यूज हो गए, कहने का मतलब बिल्कुल इतने गुस्से में हो गए, इतने वाइल्ड हो गए कि मैंने जब गाड़ी ठोक दी, गाड़ी खराब कर दी उस न्यूज को लेके। नाउ डोंट गो एप ओवर इट, आई हैव डिसाइडेड टू मूव टू कनाडा। अब इस पे तुम डोंट एप ओवर इट, इस पे पागल मत हो जाना बंदर के जैसा। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कनाडा रहूंगा। सोचा तो मैंने भी था कनाडा रहूंगा, लेकिन फिर मैंने वहां की कैलकुलेशन वगैरह देखी, है ना। मैंने भी सोचा था कि फॉरेन वॉरेन शिफ्ट हो जाए, लेकिन अब यहाँ पे रुपीज में कमा के वहाँ डॉलर्स में खर्च करने को मतलब नहीं है। या तो कोई प्रोफेशन ही आपका ऐसा हो कि वहां पे आप डॉलर्स में कमाने लग जाओ, फिर तो ठीक है, वरना फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको। अगर आपको बढ़िया जीवन व्यतीत करना है, मतलब नॉर्मल जैसा यहाँ पे, एक आपका खुद का घर खरीदना है, एक गाड़ी, मतलब 10-12-15 लाख रुपए की जो यहाँ पे गाड़ी आती है, वैसी गाड़ी आपको मेंटेन करनी है, बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना है, तो अप्रोक्स जो खर्चा है, अगर मैं इंडियन रुपीज की बात करूं तो दैट इज अराउंड 25 lakhs पर मंथ। इतना आपको अर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, इतने हैं नहीं भैया।
तो प्लान कैंसिल। आ जाइए, सेट बाय द ईयर्स, सेट बाय द ईयर्स, पेनी वाइज मांझा मत छेड़ा मुझे, पेनी वाइज सॉरी, सेट बाय द ईयर्स, इसको देखो जरा। टू कॉज समवन जनरली अ ग्रुप ऑफ टू पीपल और मोर टू एंगेज इन स्क्वेबल डिस्प्यूट और ऑल्टरकेशन, किसी की लड़ाई करवा देना, किसी की लड़ाई करा देना। अगर मैं शॉर्ट में इसकी सीधी सीधी बात करूं तो किसी की डिस्प्यूट करा देना, किसी की बहस करा देना, किसी की लड़ाई करवा देना। सेट बाय द ईयर्स, बेसिकली सेट बाय द ईयर्स नाम से कुछ कुछ क्लियर हो रहा है ना। कानों में कुछ सेट कर देना, कानों में किसी के कुछ सेट कर देना, यानी कान भर देना, जिसको आप हिंदी में सुना होगा फिर इस कान भर दिए, उसके कान भर दिए सुना है, ये वही कान भर दिए बेसिकली। अब जैसे ये दोनों तुम देख ही रहे हो, अब इसको इसने बता दिया कि ये वाले भाई साहब आज एचआर से कुछ ज्यादा ही क्लोज होके बात कर रहे थे, है ना, कान भर दिया। अब इन दोनों के होगा समा वो पूरा संग्राम। द एंटायर टाउन वाज सेट बाय ईयर्स व्हेन इट वाज अनाउंस्ड दैट अ जायंट मेगा स्टोर वुड बी रिप्लेसिंग मेनी ऑफ इट्स लोकल शॉप एंड ग्रोसरी मार्ट्स। पूरा का पूरा टाउन में लड़ाई हो गई बेसिकली, जब ये अफवाह उड़ गई, जब ये कान भर दिए गए, ये अनाउंस कर दिया गया कि एक बड़ा सारा मेगा स्टोर जो है वो रिप्लेस कर देगा ये सब छोटी छोटी दुकानों को। जेक लाइक टू सेट हिज क्लासमेट्स बाय ईयर एज अ मींस ऑफ गेटिंग अटेंशन। वो जेक जो है उसको पसंद है क्लासमेट्स वगैरह के कान वान भर के उनकी लड़ाई करा देना ताकि उसको अटेंशन मिले। बर्स्ट फोर्थ, बर्स्ट फोर्थ, बर्स्ट का मतलब क्या होता है, फूट जाना। बर्स्ट का मतलब क्या होता है, फूट जाना, आगे की तरफ फूट जाना, यानी पॉजिटिव में फूट जाना, यानी साइज में बड़ा बड़ा हो जाना। साइज में तो नहीं कह सकते, गुस्सा बेसिकली, वॉयलेंटली, इमेंसली, सडनली, एकदम से साइज स्ट्रेंथ फोर्स के अंदर बढ़ जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, इंटेंसली गुस्सा हो जाना, या फिर एकदम से साइज में, स्ट्रेंथ में, फोर्स में बढ़ जाना। ब्रूस बैनर, ब्रूस बैनर क्या हो जाता है, बर्स्ट फोर्थ हो जाता है। ब्रूस बर्स्ट, ब्रूस बर्स्ट, ब्रूस बर्स्ट, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बर्स्ट फोर्थ हो जाना, एकदम गुस्से से फूट जाना, एकदम गुस्से से फूट जाना। आई थॉट, ये जो लास्ट वाला जो पार्ट था अभी एवेंजर सीरीज का, सही में इसको मतलब ये हल्क में कन्वर्ट हो ही नहीं पाए, कैरेक्टर की ऐसी तैसी पीट दी पूरी मूवी में। मतलब नंबर 1 पे मेरे को पसंद है वो आयरन मैन, ठीक है, नंबर 2 पे मेरे को ये ब्रूस बैनर, यही हल्क ही पसंद था। बाकी सब तो मेरे बेकार लगते हैं, मतलब बेकार तो नहीं कहना चाहिए लेकिन सारे अच्छे हैं, सब बढ़िया है। मतलब मेरी पर्सनल जो मैं बात करूं, प्रिंस राज कह रहा है ब्लैक विडो, मांझा मांझा तो जा, पता मुझे ब्लैक विडो क्या पसंद तुझे, लेकिन है बढ़िया वो वैसे, इसमें कोई दो राय नहीं। आई थॉट आई हैड कंटेन्ड द फायर, बट when the flames burst forth again, I called the fire department. मुझे ऐसा लगा था कि मैंने उस फायर पर कंट्रोल पा लिया है, लेकिन जब फ्लेम्स एकदम से बढ़ने लगी तो फिर मैंने फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया, बुला दिया फायर डिपार्टमेंट। थिंग्स हैड बीन पीसफुल बिटवीन माय आंट्स फॉर मंथ्स, बट ओल्ड ग्रीवेंसेस बर्स्ट फॉर्थ अगेन ऑन अ फैमिली वेकेशन। काफी वैसे शांत हो गई थी चीजें, पीसफुली रही थी मेरी आंटियां, जो उनकी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी, लेकिन पुराने जो दुख दर्द थे, पुराने जो ग्रजेस थे, वो दोबारा बढ़ गए फैमिली वेकेशन पे, छुट्टियों पे जब वो दोबारा आई। एवर एंड एनन, एवर एंड एनन, इसका मतलब होता है ओकेजनली, इसका मतलब होता है ओकेजनली। जैसे वर्ड है नाउ एंड देन, ये वर्ड सुना, नाउ एंड देन। एक्चुअली कहने ये जो एनन वर्ड है ना, ये जो एनन वर्ड है ये दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, आप देखोगे शायद लैटिन का या किसी का वर्ड है। जैसे नाउ एंड देन होता ना, नाउ एंड देन, अब नाउ का मतलब अभी, देन का मतलब तब, तो ये होता ना जब तब, वो जब तब आता रहता है, जब तब आता रहता है, तो ऐसे ही इसका मतलब है। एवर मतलब हमेशा, और एनन मतलब होता है सून, अभी। तो जैसे हिंदी में अपन कहते हैं ना जब तब, अरे ये काम तो जब तब होता ही रहता है, बिल्कुल वैसा ही ये वर्ड बना रखा है एवर एंड एनन। कोई काम ओकेजनली होता रहता हो, कोई काम ओकेजनली होता रहता हो, अक्सर होता रहता है, जिसको अपन कहते हैं। नाउ दैट शी इज मैरिड, लेडी एलेवन ओनली कम्स टू हर चाइल्डहुड होम एवर एंड एनन। वो जो अब उसकी शादी हो गई है, तो वो वैसे तो इसमें सेल्डम होना चाहिए था, ये सेंटेंस सही नहीं है उस बात को कन्वे करने के लिए ना। एवर एंड एन आई फाइंड समथिंग ऑन चिल्ड्रन, ये तो बल्कि उल्टा ही कह रहा है यार। इसका तो मतलब ओकेजनली तो वैसे नेगेटिव सेंस में ओकेजनली कहना चाह रहा है यार ये, फ्रीक्वेंटली नहीं, मतलब कभी कभार ही कहना चाह रहा है, रेयर वाले में। इसको ओकेजनली की बजाय ना अपने कुछ और लिख लेना चाहिए इसका ना। अब वर्ड लिख रखा है ओकेजनली और सेंटेंस दे रखे हैं दूसरे। एक बार मैं इसका मीनिंग क्रॉस चेक कर लेता हूँ ना, कौन से वाली साइड ज्यादा यूज होता है। एक सेकंड रुक जाओ, सेंटेंस कुछ और कह रहे हैं, ऊपर जो लिखा हुआ वो कुछ और ही कह रहा है।
यार इसमें भी एग्जांपल दोनों से टाइप के दे रखे हैं। दिख तो ओकेजनली रहा है यार, उसमें सिर्फ इसने ना ओकेजनली लिख के छोड़ दिया है, लेकिन ना जो एग्जांपल आप देखोगे ना किसी डिक्शनरी में, तो उसमें जो एग्जांपल है वो भी कंफ्यूजिंग दे रखे हैं। कभी तो ज्यादातर अक्सर का मीनिंग दे रहा है, और कभी मीनिंग दे रहा है कभी कभार वाला। चलो इसको देखेंगे बच्चे ना, इसमें टाइम लगेगा कि कौन सा वाला मीनिंग ज्यादा यूज होता है। कुछ डिक्शनरीज वो वाला मीनिंग दे रही है, कुछ डिक्शनरीज वो वाला मीनिंग दे रही है। वर्ड ओकेजनली यूज कर रखा है, लेकिन जो एग्जांपल देख रहा हूं मैंने अभी कैम्ब्रिज वाले एग्जांपल देखे हैं, उसके अंदर जो एग्जांपल है वो सब ये वाले इसी टाइप के, जैसे इसमें ना मतलब कम, बेसिकली नेगेटिव सेंस में भी, कम के सेंस में। ठीक है, तो मुझे ऐसे वैसे ज्यादा लग रहा है कि कम वाले सेंस के अंदर यूज ज्यादा होता होगा, लेकिन फिर भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। रेयरली वाला जो मीनिंग है ना, रेयरली वाला, वो वाले मीनिंग में मुझे लगता है ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसको रेयरली अगर अपन लिख दें तो थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। एक बार फिर भी इसको कल क्रॉस चेक कर लेंगे अपन। ओकेजनली से ना वो कुछ और ही दिमाग में इमेज बन जाएगी। अ बंच ऑफ फाइव्स, अ बंच ऑफ फाइव्स, बंच मतलब ग्रुप, फाइव्स का मतलब क्या होता है, 5 उंगलियां बेसिकली। तो पंच, जैसे होता है ना 5 उंगलियां इकट्ठी मिल जाए तो मुट्ठी बन जाती है। तो बंच ऑफ फाइव्स का मतलब क्या है, अब पंच, मुक्का मार देना किसी को जोर से। बंच ऑफ, जैसे होता है ना चुप कर जा नहीं तो बंच ऑफ फाइव्स दे दूंगा, मतलब ये 5 उंगलियों को इकट्ठा मिला के समझा दूंगा तुझे। द टू एनिमीज इन द ग्रुप्स इन द कॉलेज दिस टाइम केम टुगेदर फॉर अ फाइट विद नथिंग बट देयर बंच ऑफ फाइव्स। वो जो दो एनिमी ग्रुप्स थे कॉलेज के, वो एक दूसरे के आमने सामने हुए लड़ने के लिए, और कुछ लेके नहीं, तलवार और डंडे वंडे लेके नहीं, इस बार मुक्कों से लड़ने के लिए आए थे वो। वन मस्ट बी एबल टू कंट्रोल देयर एंगर एंड नॉट जस्ट ब्रिंग देयर बंच ऑफ फाइव्स टू एवरी इवेंट। हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि अपने गुस्से को काबू करे, हर बार मुक्के नहीं निकालने होते। टाइटन वंस बेल्ट, टाइटन वंस बेल्ट, अपनी बेल्ट को टाइट कर लेना। इसका मतलब होता है रिड्यूस करना, रेस्ट्रिक्ट करना अपने बजट को। जैसे होता है ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। टू लिव मोर मॉडेस्टली, मेक फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस, अपने खर्चे घटा लेना, अपने आप रिड्यूस कर लेना, अपने खर्चों पर एक्सपेंस को कमी ला देना। अब जैसे फॉर एग्जांपल खाना कम मिल रहा है, अगर खाना कम मिल रहा है तो फिर क्या हो गया, वजन लूज हो गया, बेल्ट टाइट हो गई। कहने का मतलब आपने क्या कर दिया, रिसोर्सेज आपके पास पूरे नहीं है, आपके पास संसाधन पूरे नहीं है, कमी आ जाना या कमी कर लेना। जब टाइटन करे तो खुद कमी कर रहे हो। लिविंग ऑन माई ओन ड्यूरिंग कॉलेज टॉट मी हाउ टू टाइटन माई बेल्ट एंड गेट ऑन नॉट वेरी मच। जब आप खुद रहते हो कॉलेज में, अपने अकेला रहना कॉलेज में, उसने मुझे सिखाया कि कैसे बेल्ट को टाइटन करते हैं, कैसे अपने आप के खर्चे घटाते हैं और ज्यादा खर्च नहीं करते। आई हैड टू टाइटन माई बेल्ट सिंस आई स्टॉप्ड वर्किंग फुल टाइम। मुझे अपनी बेल्ट को टाइटन करना पड़ा क्योंकि मैंने फुल टाइम काम करना बंद कर दिया था। टेक टू वंस बेड, टेक टू वंस बेड, गो टू बेड स्पेशली बिकॉज यू आर इल अनेबल टू डील। टेक टू वंस बेड, अपने बेड पर ले जाना, है ना, खुद ले जाना या कोई और ले जाए आपको बेड तक ले जाए, इसका मतलब आप बीमार हो, आपको सुलाया जा रहा है, या आप अपने आप को लेकर जा रहे हो बेड तक क्योंकि आप सोने चले गए हो, खास करके तब जब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आप चीजों को डील नहीं कर पा रहे, आप बीमार हो। शी टुक हर शी टुक टू हर बेड, शी टुक टू हर बेड कहने का मतलब वो अपने बेड पे चली गई। आफ्टर अनीता वॉज बॉर्न एंड डिड नॉट वॉन्ट टू सी एनी मोर, अनीता के पैदा होने के बाद, आफ्टर अनीता वॉज बॉर्न एंड डिड नॉट वॉन्ट टू सी एनी वन। नहीं बच्चे, बीच में कुछ और ही टाइप हो गया, कोई मतलब नहीं बना इस सेंटेंस का, कोई मतलब। ऑन वन कोल्ड विंटर नाइट शी कॉट फीवर एंड टुक टू हर बेड, एक विंटर नाइट को उसको बुखार चढ़ गया और शी टुक टू हर बेड मतलब वो सोने चली गई। पार्ट एंड पार्सल ऑफ समथिंग, पार्ट एंड पार्सल ऑफ समथिंग, इस ईडियम को जब ओरिजिनली यूज किया गया था उसका मतलब होता था कि ये चीज तो ऑब्वियस पार्ट है इसका, है ना, ये तो पार्ट एंड पार्सल है यार, ये तो चलता ही रहता है। मान लो एक बंदा है, वो कह रहा है कि यार मतलब मेरा तो ट्रांसफर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर दूसरा बंदा कह रहा है यार ये तो पार्ट एंड पार्सल है, मतलब ये तो जॉब का पार्ट है, ये तो जॉब का मतलब असेंशियल, असेंशियल नहीं था पहले इसके मीनिंग में, धीरे धीरे असेंशियल ऐड हो गया। इनिशियल जो इसका मीनिंग था तब इसका मतलब था ऑब्वियस पार्ट ऑफ समथिंग, कि ये तो होगा ही यार, इसमें जॉब में ट्रांसफर ट्रांसफर तो चलते ही रहते हैं, तो ऑब्वियस सी चीज है यार। धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया,
बेसिक या सबसे नेसेसिटी पार्ट के लिए। इनिशियली जब ये ईडीएम ओरिजिन हुआ था तो इसका मतलब था किसी चीज का भाग होना भी, ये तो यार इसका हिस्सा है। जैसे अपन बोलते हैं ना, ये ट्रांसफर तो यार नौकरी का हिस्सा है ना। ये जो चीजें हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपन कहते हैं यार ये तो जॉब पे होने का भैया हिस्सा है। मान लो बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आए, आप उस चीज को लेकर पढ़े, अरे ये तो पेरेंटहुड का मतलब हिस्सा है यार, ये तो चलती रहती है वाली चीजें। पहले इसका ईडीएम का मतलब ये था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे 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 क्या हुआ, इसका जो मीनिंग है वो हो गया सबसे जरूरी पार्ट, सबसे बेसिक पार्ट ऑफ समथिंग। स्ट्रॉन्ग व्यूज एंड ह्यूमर वर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ होम लाइफ। स्ट्रॉन्ग व्यूज और वो जो मजाक वगैरह था वो पार्ट एंड पार्सल थे हमारी होम लाइफ का, कहने का मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का। डिफिकल्ट टाइम्स, वो जो मुश्किल के जो समय थे वो पार्ट एंड पार्सल थे एक प्रोफेशनल लाइफ जीने के। पेमेंट वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कैरिंग ऑन एन इंश्योरेंस बिजनेस विद यूके। जो पेमेंट थी वो पार्ट एंड पार्सल थी, जरूरी पार्ट थी एक इंश्योरेंस कैरी करने का, इंश्योरेंस बिजनेस कैरी करने की। मतलब अगर आपको इंश्योरेंस बिजनेस कैरी करना है तो पेमेंट जो थी वो पार्ट एंड पार्सल थी यूके के अंदर। पॉटर अराउंड इसका मीनिंग देखिए अब जरा। पॉटर का बेसिकली मतलब होता है, पॉटर जब वर्ब होती है ना, एक तो पॉटर होता है नाउन, कुम्हार जिसको बोलते हैं, ये घड़े वड़े बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, वो वाला मतलब नहीं यहाँ पे। पॉटर जब वर्ब होती है, पॉटर जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है किसी चीज को लात मारना। पॉटर जब वर्ब होती है तब इसका मतलब होता है किसी चीज को लात मारना, वहां से ओरिजिनेट हुआ है। मतलब जैसे अपन ये तुमने देखा जब अपने कुछ नहीं वेले चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे वेले चल रहे हैं, वेले, ठीक है। कभी मन किया बीच में रोड पे पत्थर आया उसको लात मार दी, बोतल आई बीच में उसको लात मार दी, है ना। ऐसे चीजों को लात मारते नहीं चलते, ऐसे वेले चलते हैं जब। तो पॉटर अराउंड का मतलब होता है वही, जब पॉटर जब वर्क की तरह से करोगे तो उसका मतलब है कैजुअली चीजों का ऐसे लात वात मार देना। पॉटर अराउंड मतलब कोई काम धंधा नहीं है, इधर उधर फिरे जा रहे हैं बेकाम के। अच्छा, टू स्पेंड इन अ रिलैक्स्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग। अभी आराम से टाइम बिताना किसी रिलैक्स वे में, कुछ छोटा मोटा काम करके, मतलब कोई सीरियस काम ना करना, कोई इंपॉर्टेंट काम ना करना, छुटपुट काम करके टाइम पास करना। अब पॉटर अराउंड ये भैया देखो, ये चीजों को एक मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा उससे भी। एक ये वाला पॉटर का मतलब होता है बेसिकली कूली, एक ये वाला जो पॉटर होता है इसका मतलब होता है कूली, जो सामान इधर से उधर उठाता है, उससे भी याद कर सकते हैं। अब ये भैया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना, टाइम पास कर रहा है, कभी बहन जी के लिए कुछ कर रहा है, कभी इसके घर में सिलेंडर उठाता फिर रहा है, कभी रूह अफ़ज़ा बांटता फिर रहा है ना, मिलना है इसको कुछ नहीं। तो पॉटर राउंड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट काम ना करना, हल्के फुल्के टाइम पास करना। कभी इसके लिए कुछ ला के दे रहा है, कभी वो डॉक्टर वाला रिश्ता इसका तुड़वा रहा है। नेक्स्ट बात, he spent he spent his he spent his holidays pottering around, he spent his holidays pottering around house and garden। एक इसका डायलॉग है, मारूंगा तो मर जाएगा। कौन मर जाएगा, कौन मर जाएगा? प्रिंस राज, कौन मर जाएगा? प्रिंस राज हीरो बोलता है। मैंने तुम्हें कहा ना, एक बार तुम्हें चेतावनी दे दी है, ये इनडायरेक्टली मजाक करना है, अगर तुम मेरे साथ कर रहा है तो बच्चे पछताओगे, बहुत ध्यान रखना। ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो। He spent his holidays pottering around the house or garden। मतलब वो अपनी छुट्टियां उसने बिता दी कैजुअली, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, घर में फालतू के इधर उधर के काम करके। I was perfectly happy just pottering around doing up my flat। मैं खुश था उसी में कि भैया इधर उधर अपना मर्जी से घूम घाम रहे हैं इधर उधर अपने फ्लैट में। कीप वंस पाउडर ड्राई, इस इडियम का ओरिजिन देखिए, कीप वंस पाउडर ड्राई। अब पहले की जो बेसिकली वो होती थी ना बंदूकें, आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो बंदूकें होती थी उसमें क्या होता था, ऐसे ये बुलेट बनी बनाई बुलेट नहीं आती थी पहले, पहले ऐसे गन पाउडर डालते थे। ये देखा तुमने पुरानी फिल्मों में शायद देखा होगा। गन के अंदर पहले पाउडर डालते थे, फिर एक छोटी सी गोली होती थी मार्बल टाइप की, उसको डालते थे, फिर ऐसे वो डंडी सी होती थी उससे सेट करते थे, फिर बुलेट चलाते थे। पुराने जमाने में ऐसी वाली चलती थी, तब का ओरिजिन है ये। अपने पाउडर को ड्राई रखना, अपने पाउडर को ड्राई रखने का मतलब क्या है बेसिकली, अगर मान लो पाउडर गीला हो गया तो वो आग नहीं पकड़ेगा तो बुलेट नहीं चलेगी। तो अगर पाउडर अपना भैया सूखा रखना, कहने का मतलब कॉशियस रहना, तैयार रहना, कभी भी अटैक हो सकता है, चीजों के लिए रेडी रहना, इमरजेंसी के लिए, कोई भी बुरी स्थिति के लिए रेडी रहना। अब मान लो आर्मी है तुम्हारी, तुम सेना में हो, तुम्हारे गन में तुम्हें पाउडर डालना है, फिर वो डालोगे फिर चलेगी, है ना, और पता चला कि भैया तुम्हारे पाउडर गीला हुआ पड़ा है, पाउडर गीला हुआ पड़ा, गन चलेगी नहीं, सामने वाला आके मार के चला जाएगा। I know this job opportunity didn't work out, but keep your
पाउडर ड्राई फॉर द नेक्स्ट वन कम्स अलोंग। मैं समझ सकता हूँ, मुझे पता है कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है इसमें काम बात नहीं बनी तुम्हारी, मान लो ये इंटरव्यू में काम नहीं बना तुम्हारा, लेकिन अपने पाउडर को ड्राई रखो, मतलब आगे के लिए तैयार रहो। आई थिंक सम पोटेंशियल कैंडिडेट्स आर गोइंग टू कीप देयर पाउडर्स ड्राई एंड सी हाउ इट्स प्लेइंग आउट। मुझे लगता है कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अपने पाउडर को ड्राई करना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है, मतलब तैयार रहना चाहिए आगे के लिए। टू हफ पफ, ये वाला देखा तुमने, जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है नाक फुला फुला कैसे, ये दिस इज कॉल्ड हफ पफ। ये जो एक्टिविटी होती है दिस इज कॉल्ड हफ पफ, जिसमें आप ऐसे कर लो, हाफ भी रहे हो और ये नाक से एकदम पफ भी कर रहे हो, है ना। हफ पफ इसका मतलब होता है ये नाक से जैसे होता है ना, ये ऐसे आवाजें से निकाल के ऐसे गुस्सा होना। टू ब्रीथ इन लाउड एंड हैवी वे, किसी को अपना गुस्सा दिखाने के लिए, जैसे ये तुमने इस टाइप के कार्टून खूब देखे होंगे ना। दे हफ्ड एंड पफ्ड अबाउट द प्राइस इवेंचुअली दे पेड, उन्होंने हफ पफ किया उस प्राइस के लिए जो उन्हें पे करना पड़ा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हफ्ड एंड पफ्ड एट द कमीशन डिसीजन, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हफ पफ किया ये जो कमीशन के डिसीजन पर, मतलब अपना गुस्सा दिखाया। टू शो एंगर यू कैन से। टू पुट वंस ओर इन, टू पुट वंस ओर इन, हिंदी में सुना है टांग अड़ा देना, हिंदी में सुना है टांग अड़ाना, या बेसिकली इसको और किसी वर्ड से कहना चाहिए अपने को। अब यहाँ पे मैं आपको इसका ओरिजिन बता देता हूँ, उसी से याद कर लो, रहने दो, ऐसे कुछ ना कुछ और गलत याद कर लेंगे अपन। टांग अड़ाना भी नहीं है इसका मतलब, मुफ्त की सलाह देने के लिए अपन हिंदी में क्या यूज करते हैं, मुफ्त की सलाह देने के लिए हिंदी में क्या यूज करते हैं, मुफ्त की सलाह देने के लिए, मतलब बिना मतलब अपना ज्ञान ना दो इस टाइप, मतलब उसके लिए मुहावरा क्या यूज करते हैं हिंदी वाला। चलो जो भी है देख लेना, अब इसका मैं आपको ओरिजिन बता देता हूँ, देखना जरा। ऑफर करना, इसका मतलब क्या है, ऑफर करना या एक्सप्रेस करना अपने ओपिनियंस को, अपनी राय वगैरह ऑफर करना। इवन थॉट इट वाज नॉट आस्क्ड फॉर, जब उसकी जरूरत ना हो, जब उसकी जरूरत ना हो या आपसे कोई पूछ ना रहा हो, बिना मतलब अपनी राय वगैरह एक्सप्रेस कर देना। अब इसको देखिए जरा। टू पुट वंस ओर इन, टू पुट वंस ओर इन, अपना चप्पू, और का मतलब होता है चप्पू, अपना चप्पू बीच में डाल देना, अपना चप्पू बीच में डाल देना। अब इसके पीछे एक और बंदा बैठा है, इसके पीछे आपको लग रहा है जैसे ये दोनों, इसके पीछे एक और बंदा बैठा है, ये अच्छा वाला चला रहा है, सही डायरेक्शन में इसकी बोर्ड जा रही, ठीक। जबरदस्ती का अपना चप्पू बीच में डाल के डायरेक्शन खराब कर रहा, जबरदस्ती का, मतलब जरूरत नहीं है बोलने की, बैक सीट ड्राइवर जैसा भी कह सकते। एक ईडीएम अपन ने करा था बैक सीट ड्राइवर, कुछ वैसा ही है, बिना मतलब की सलाह देना, बिना मतलब के अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करना जिसकी जरूरत नहीं है। बैक सीट ड्राइवर का भी लगभग मतलब यही वाला है। आई डोंट नो why you feel you have to put your oar into every dispute Terry and I are having। मुझे समझ नहीं आता तेरे को हमेशा अपना चप्पू क्यों बीच में डालना होता है यार, हमेशा अपना चप्पू क्यों बीच में डालना होता है, कोई भी लड़ाई होती है हमारी, मतलब बीच में क्यों इंटरफेयर करता तू हर बार। टांग अड़ाना, कुछ टांग अड़ाने जैसा ही, बीच में टांग अड़ाना, बीच में बिना मतलब ज्ञान देना। the members of the board are perfectly capable of arriving at a decision of their own accord, so I thank you for not putting your oar in tone। मुझे लगता है कि ये जो बोर्ड के मेंबर्स हैं अपने आप एक डिसीजन पर पहुंचने में सक्षम है, तो मैं धन्यवाद दूंगा तुम्हारा टांग ना अड़ाने के लिए, बीच में फालतू से सेशन देने के लिए। नेक और नथिंग, नेक और नथिंग जैसे होता ना, अब भैया मतलब या तो बिल्कुल टॉप चाहिए मुझे उसका, या तो बिल्कुल टॉप चाहिए या फिर नहीं, या तो टॉप चाहिए या फिर कुछ नहीं। अब जैसे नेक का बेसिकली मतलब है सबसे धड़, ऊपर वाला हिस्सा, धड़ मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा। मान लो आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि भैया या तो इस काम में बिल्कुल टॉप पे पहुंचना है, या तो कंप्लीट सक्सेस चाहिए, और नहीं मिले तो भैया फिर कुछ भी नहीं चलेगा, पूरा रिस्क करने को मैं तैयार हूं। अब जैसे ये बाहुबली वाली मूवी में तुम्हें याद होगा भल्लाल देव, या तो इसकी गर्दन ही तोड़ के बिल्कुल मार दूंगा। अब ये अटैक कर रहा है, बिल्कुल इसकी गर्दन पे अटैक कर रहा है, भैया या तो गर्दन ही तोड़ के मार दूंगा या ये मुझे मार दे, कोई दिक्कत नहीं। एन अटेम्प्टेड सक्सेस पाने के ऊपर एक ट्राई करना, रिस्क जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, सब कुछ बर्बाद होने का भी। जब बंदा कहता है ना भैया आप तो यही चाहिए, बिल्कुल टॉप चाहिए, नेक और नथिंग, या तो बिल्कुल टॉप मिलेगा या कुछ नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं। डू और डाई वाली सिचुएशन उससे समझ सकते हो, मैं एकदम सही कह रहे हो। द कॉन्ट्रैक्ट इज नेक और नथिंग, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या इसका मतलब है या तो नेक या फिर नथिंग, मतलब या तो भैया बहुत बढ़िया रिवार्ड मिलेगा या फिर कुछ नहीं मिलेगा। वी हैव पुट सो मच टाइम एंड मनी इनटू दिस डील एंड वी विल गो बैंकरप्ट इफ दिस डजंट गो थ्रू। हमने इसमें बहुत पैसा और टाइम लगा दिया और बिल्कुल दिवालिया निकल जाएगा अगर ये सही नहीं चला तो। इन ब्रॉड डे लाइट देयर वाज नो चांस ऑफ फर्दर कंसीलमेंट, इट वाज अ नेक और नथिंग एट दैट पॉइंट।
ब्रॉड डे लाइट में और कुछ कंसील होने का या छुपने का और कोई चांस नहीं था, वो भैया नेक और नथिंग पे आ गई थी वो बात। मीट वंस वाटरलू, मीट वंस वाटरलू। वाटरलू में कौन मरा था? वाटरलू में कौन मरा था, कौन बताएगा? वाटरलू में कौन मरा था? नेपोलियन। नेपोलियन को कहा जाता है विश्व विजेता, है ना? नेपोलियन को कहा जाता है विश्व विजेता। ऐसे लगता था कि कोई उसे हरा ही नहीं पाएगा, कभी वो जिंदगी में हारेगा ही नहीं, लेकिन वाटरलू पे जाके वो भी हार गया। तो अपने वाटरलू को पा जाना, अपने वाटरलू से मिलना यानी हार जाना, वाटरलू से मिलना यानी हार जाना। जैसे नेपोलियन कहाँ हारा? वाटरलू में जाके हारा। तो अगर मैं कहूं कि तुम्हारा भी वाटरलू आ गया या ये तुम्हारा वाटरलू साबित होगा, मतलब यहाँ आके तुम हार जाओगे। द अंडरडॉग टीम met their Waterloo in the championship game and lost to the best team in the league 17-1। वो जो अंडरडॉग टीम थी ना, उनको अपना वाटरलू मिला चैंपियनशिप में, और वो जो बेस्ट टीम के सामने हारे 17-1 से, मतलब वो डिफीट हो गए। द गवर्नर फाइनली मेट हिज वाटरलू इन द लास्ट इलेक्शन। वो जो गवर्नर था फाइनली मेट हिज वाटरलू इन द लास्ट इलेक्शन। पिछले इलेक्शन में उनको उसका वाटरलू मिला। लगातार कोई बंदा जीतता आ रहा हो फिर हार जाए, तब उसके लिए जनरली यूज होता है मीट देयर वाटरलू। लोव्स एंड फिशेस, लोव्स एंड फिशेस, इसका क्या मतलब है? मटेरियलिस्टिक वेल्थ। अब देखो, वैसे तो इसमें कोई ज्यादा अमीरी वाली बात नहीं है, वैसे तो कोई ज्यादा इसमें अमीरी वाली बात नहीं है, लेकिन एक टर्म होती है, हर चीज ना रिलेटिव टर्म्स में होती है। जैसे बोलते हैं ना, रोटी की कीमत जाननी है तो भूखे से पूछो, वो वाली बात है। तो हो सकता है कि किसी के लिए ब्रेड और फिश यही बहुत बड़ी चीज हो, है ना? तो मटेरियलिस्टिक वेल्थ यानी ऐसी कोई चीज जिसके बिना भी काम चल सकता है, ये मटेरियलिस्टिक वेल्थ। कोई ऐसी चीज, जैसे ये कोई ऐसी ऐसी चीजें बड़ी बड़ी, मतलब लग्जरी आइटम जिनके बिना भी काम चल जाए। Paul hasn't help us with the project at all, but you know he will be there for the loaves and fishes when we win the contest। पॉल ने हमारी बिल्कुल मदद नहीं करी इस प्रोजेक्ट में, लेकिन तुम्हें पता है वो पक्का वहां खड़ा मिलेगा अगर हम कॉन्टेस्ट जीत गए। कहने का मतलब, जब कोई प्राइज मिलेगा, प्राइज मनी वगैरह मिलेगी, तो देखना पक्का वहां पे खड़ा मिलेगा। नाउ डेज एवरीबडी इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड आएगा बच्चे, ओनली इन द लव्स एंड फिशेस ऑफ देयर जॉब्स। आज की डेट में हर कोई जो है ना, बस मटेरियलिस्टिक चीजों पर ही, मतलब पैसा कितना मिल रहा है उसी चीज पर ध्यान दे रहा है। प्रिंस बच्चे मत कर, ठीक है? कमेंट मत कर, तेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं और किसी को क्यों नहीं कह रहा। तेरे को अकेले को कुछ बोला होगा तभी लगा होगा, तभी बोला होगा, ऐसे पर्सनली मेरी तरफ से क्या दुश्मनी है, ठीक है? तो कोशिश करिए कि ऐसे कमेंट ना करें जिनके डबल डबल मीनिंग निकल रहे हो। अगर आपका मन, मतलब आप जानबूझ के वो काम नहीं कर रहे हो, तो बी कोशिश, थोड़ा सा अगली बार से कोशिश करिए कि ऐसी चीज ना लिखें, है ना? ये तो वही बात हो गई। अब मान लो ये फोटो है, ठीक है, और तुम एकदम से कमेंट करो कुत्ता, और फिर तुम कहो सर ये तो मैं फोटो में जो सोल्जर था उसको कह रहा था। ऐसे क्रिएट मत करो, ऐसी एम्बिगुअस स्टेटमेंट मत लिखिए। अगर आप नहीं भी कहना चाह रहे हो, अगर आप मेरे को नहीं भी कहना चाह रहे हो, तो मत करो। मैं तुम्हें क्या करूं, मैं तुम्हें कुछ कह तो रहा नहीं रहा, ठीक है? मैं बस सिंपली ये कह रहा हूं, ऐसी स्टेटमेंट मत लिखिए। चलो जी, इस पे आइए जरा। अब तुम यहाँ पे कमेंट कर दो काला और भुंडा, और फिर कह दो सर मैं तो ट्रेन को कह रहा था। ऐसा नहीं चलेगा ना छोटे भाई, समझ उस बात को। द ग्रेवी ट्रेन, द ग्रेवी ट्रेन एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी जॉब, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी जॉब जिसमें लोगों को खूब पैसा मिलता हो लेकिन काम ज्यादा ना करना पड़ता हो। अब इसके काफी सारे ओरिजिन है, ठीक है? उनमें से जो मेरे को कुछ कुछ ठीक लगता है, जिससे मुझे लगता है कि याद करना बड़ा आसान होगा, वो वाला आपको बता देता हूँ, ठीक? तो ये बेसिकली ना एक टाइप की ट्रेन चलाई गई थी जिसके अंदर ना, मतलब ऐसे टेढ़ा, मतलब जो उसका जो रेलवे ट्रैक था वही काफी ज्यादा टेढ़ा था। एक ऐसी ट्रेन थी बेसिकली जिसका जो रेलवे ट्रैक था वही ऐसे काफी ज्यादा टेढ़ा था, जिसमें बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स से ही ट्रेन चल जाती थी। कोई उसमें इंजन विंजन या कोई खपत वपत इस टाइप की कुछ होती नहीं थी, बस ग्रेविटेशनल फोर्स से ही वो जो ट्रेन थी वो चल जाती थी, ठीक है? तो वहां से ईडीएम ओरिजिन हो गया था ग्रेवी ट्रेन।
ग्रेविटेशनल की शॉर्ट फॉर्म है द ग्रेवी ट्रेन का मतलब है ऐसे ही जिसके अंदर कोई एफर्ट्स ना करने पड़े, उस ट्रेन को चलाने के लिए कोई एफर्ट्स ना डालने पड़े और काम भी हो जाए। कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसी जॉब जिसमें ज्यादा एफर्ट ना करने पड़ते हैं और पैसा बहुत हो, जिसमें खूब पैसा हो लेकिन कोई एफर्ट वगैरह ना करने पड़ते हो। एक तो ऐसे याद कर सकते हो। नहीं तो जैसे होता है ना ग्रेवी, किसी भी चीज की जो ग्रेवी है, ऐसे बोलते हैं ना पनीर की ग्रेवी हो चाहे नॉन वेज की ग्रेवी हो, ग्रेवी सबसे टेस्टी होती है ना। तो ग्रेवी ट्रेन का मतलब क्या है कि जैसे कोई ट्रेन कहने का मतलब समझ लो कि जिसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव, या फिर ऐसे याद कर सकते हो जैसे अब ट्रेन के ड्राइवर की जॉब, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आना नहीं जाना नहीं, ट्रेन मोस्टली इसमें इधर उधर उड़ती नहीं है, ठीक है। ट्रेन को बहुत रेयर ही अपने को हल्का फुल्का डायरेक्शन देना होता है जब वो बेसिकली ऐसे जंक्शन पे आती है, नहीं कि ट्रेन में हर टाइम ऐसे स्टेयरिंग नहीं हिलाना पड़ता। तो ट्रेन को चलाना ये सोच लो कि ऐसे, ये भी ओरिजिन हो सकता है इसका कि बड़ा आसान काम है, पैसा खूब है और भैया इसके अंदर तो कोई काम खास करना नहीं पड़ता, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ग्रेवी ट्रेन का मतलब है कोई ऐसी पोजीशन या कोई ऐसी जॉब जिसके अंदर पैसा अच्छा हो लेकिन काम ज्यादा ना करना पड़ता हो। आई विल बी ऑन द ग्रेवी ट्रेन वंस आई गेट पेड फ्रॉम द सेटलमेंट ऑफ दिस लॉ सूट। मैं ग्रेवी ट्रेन पे पहुंच जाऊंगा, मैं ग्रेवी ट्रेन पे पहुंच जाऊंगा अगर एक बार ये पैसा मिल जाए मुझे सेटलमेंट का। एक आपने सुना होगा, एक औरत थी, उसने बेसिकली पिज्जा ऑर्डर किया, कोई फेस्टिवल था उस दिन, कोई पिज्जा ऑर्डर किया और उसने उसमें गलती से नॉनवेज पिज्जा डिलीवर हो गया, ठीक है, गलती से नॉनवेज पिज्जा डिलीवर हो गया। अब वो गलती तो पिज्जा डिलीवरी बॉय की थी कि वो कुछ गलती पकड़ा के चला गया, उसने डोमिनोज कंपनी है उस कंपनी पे ही केस ठोक दिया और काफी हजार करोड़ का वो मतलब वो ले जाए, हालांकि उतना मिला नहीं था उसको, मैं वैसे कर रहा हूँ, मान लो काफी करोड़ों का उसको कॉम्पनसेशन मिल जाए कि मेरा तो अब मैं क्या करूं, मतलब इसकी तो मेरे लिए तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे जो रिलीजियस जो फीलिंग्स थी उसकी मेरे लिए वैल्यू मान लो 10 करोड़ की है, तो मेरे को 10 करोड़ हर जाना मिल जाए, तो ग्रेवी ट्रेन पे पहुंच जाओगे, करना कुछ खास पड़ा नहीं और भैया मौज लग गई। माई ब्रदर एंडेड अप ऑन द ग्रेवी ट्रेन व्हेन ही मैरिड हिज वाइफ whose family owns one of the largest oil companies in the world। मेरा जो भाई है वो तो ग्रेवी ट्रेन पे पहुंच गया जब उसकी वाइफ से शादी हुई, क्योंकि उनकी जो फैमिली है उसकी लार्जेस्ट ऑयल कंपनीज है। इस पे जरा स्लिप अ कॉग, स्लिप अ कॉग, कॉग का मतलब होता है बेसिकली पुर्जा, कॉग का मतलब होता है पुर्जा। ये तो खूब सुना होगा, अरे तेरा कोई पेच वेच ढीला है क्या, तेरा पेच वेच कोई ढीला है क्या, नट बोल्ट तेरे ढीले हो गए मुझे लग रहा है, ये तो हिंदी में खूब सुना होगा। बेसिकली कोई पुर्जा ढीला हो जाना, कोई पुर्जा खिसक जाना, जैसे पुर्जा खिसक गया क्या कोई, ये तो खूब सुने होंगे। मेंटली अनबैलेंस्ड हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। Grandpa, I think you have slipped a cog. I have never heard of that movie and I can't find it anywhere online. दादाजी मुझे लगता है आपका दिमाग खिसक गया, पुर्जा पुर्जा खिसक गया, मैंने कोई ऐसी मूवी सुनी नहीं और ना मुझे कहीं ऑनलाइन मिली। दादाजी कह रहे हैं वो वाली मूवी दिखा दे, कोई मूवी का नाम बता रहे हैं और वैसी कोई मूवी आज तक बनी ना हो। सॉरी, आई मस्ट हैव स्लिप्ड द कॉग बिकॉज आई हैव नो आइडिया व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट जस्ट नाउ। सॉरी भाई, मुझे लगता है कि शायद मेरा को पुर्जा पुर्जा खिसक गया है, मैं किस बारे में बात कर रहा था मुझे याद ही नहीं आ रहा। आज के सेकंड लास्ट वाली, ब्रेक वंस नेक, अपनी गर्दन तोड़ा लेना, अपनी गर्दन तोड़ा लेना मतलब इतना ज्यादा काम कर देना, खूब बहुत ज्यादा एफर्ट डाल देना किसी चीज में, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल देना किसी चीज में, ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल देना किसी चीज में। अब इसका मैं ओरिजिन आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। अक्सर क्या होता है, आप मान लो दिन रात अपना काम कर रहे हो, कुछ भी दिन रात किसी चीज पे काम कर रहे हो, ठीक है, नींद पूरी नहीं हो रही, अचानक से ऐसे गर्दन जा जाके लगती है नीचे, गर्दन जा जाके लगती नीचे, तो गर्दन में झटका आ जाना, आधी बात समझ, तो अपनी गर्दन तोड़ा लेना, ये वहां से ओरिजिन हुआ है इसका। अब अमिताभ बच्चन जी कब लगे थे काम करने और देख रहे हो तुम, गर्दन टूटी हो, चाहे कोरोना हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, नोट छापने में लगे, खूब एफर्ट लगा रहे हैं भैया नोट छापने के लिए। आई हैव बीन ब्रेकिंग माई नेक ट्राइंग टू गेट पासिंग ग्रेड दिस सेमेस्टर। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी गर्दन तोड़ा रहा हूँ बिल्कुल इस ग्रेड में पास होने के लिए। सो फेलिंग बाय 2 मीजली पॉइंट्स इज इनक्रेडिबली फ्रस्ट्रेटिंग। मैं गर्दन तोड़ा रहा था इस पे पास होने के लिए और बस 2 पॉइंट से मैं पास नहीं हो पाया और ये मेरे लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया। आज का लास्ट पढ़ेगी, ऑन द क्वीवी, ऑन द क्वीवाइव, क्वीवाइव ऐसे, ये बेसिकली एक फॉरेन का वर्ड है यार, इसका मैंने मीनिंग देखा भी था, एक सेकंड रुक जाओ बस दिमाग से निकल गया, ये कोई फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, मैं आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूँ अभी, इसका मैंने ओरिजिन सर्च किया था तो मुझे याद, हाँ सर्च हिस्ट्री में मिल गया। इसका मतलब है लिव हु, इसका फ्रेंच में इसका मीनिंग होता है लिव हु, और इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ बेसिकली कहां से है। इसके ना 2-3 मीनिंग थे और इसका मतलब है, जब ये पूछते ना किसी से क्विवाइव, इसका फ्रेंच में मतलब होता है कौन जीतेगा, इसका मतलब होता है फ्रेंच में कि तू किसकी साइड है, तू किसकी साइड है, कौन जीतेगा, जैसे इलेक्शन होने वाले हो, या तू किसको सपोर्ट कर रहा है, तू किसको सपोर्ट कर रहा है, तू किसकी साइड है।
तो अगर कोई बंदा किसी से ये पूछ रहा है तो इसका मतलब वो कॉशियस है, वो अलर्ट है, वॉचफुल है। वरना फिर क्या होगा, दूसरे बंदे को ऐसा लगेगा अरे मतलब अपना तो इस बात से कोई लेना देना नहीं। किसी चीज को लेके अवेयर होना, किसी चीज को लेके अलर्ट होना कि कौन जीतेगा, तू किसकी साइड है, इन सब चीजों में अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है तो वो क्या है, अलर्ट है, वॉचफुल है, वहां से इसका ओरिजिन है। दे लिव्ड ऑन द क्विवाइव, ऑलवेज रेडी फॉर द ड्यूल इफ देयर ऑनर वॉज इन एनी वे इम्पग्न। वो हमेशा अलर्ट रहते हैं और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं अगर उनकी इज्जत पर कोई भी दिक्कत आती है। चलो जी, ये थी अपनी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी आज की क्लास। AVS10 मेरा कोड है, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। जो बैच पहले 26 को आने थे मैं फिर अनाउंस कर रहा हूँ, दोनों ही 28 को लॉन्च होंगे। अब थ्योरी वाला नया बैच भी और प्रैक्टिस वाला नया बैच भी, दोनों ही अब 28 को लॉन्च होंगे। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस के अंदर। जितना हो सके अपने दोस्तों को इन बैचेस के बारे में बता दीजिएगा। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।